वेलकम टू पहल क्लासेस। आई एम रचना, योर केमिस्ट्री टीचर। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 साइंस का बिल्कुल न्यू चैप्टर। दैट इज आपको स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा। हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? इज मैटर अराउंड अस प्योर। ओके, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, इस चैप्टर की स्टार्टिंग से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है। ओके, जो हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं। हमने पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर क्या था? मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्या हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मैटर है या नहीं? मैटर किन किन से बने हुए होते हैं, उनकी फेज क्या होती है, कौन कौन सी फेज में एग्जिस्ट करते हैं, ये सब चीज़ें हमने प्रीवियस चैप्टर में कंप्लीट कर ली थी। ओके, सो हम लोगों को पता है मैटर क्या होता है। यदि आप लोगों से पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होना चाहिए मैटर का? कोई भी वैसी चीज़ जिसके अंदर उसका मास हो और वो क्या स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। ओके, हम लोगों को पता है कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं ऑलमोस्ट सब मैटर है। ओके, तो क्या हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो मैटर हमें सराउंड करके रखता है क्या वो प्योर है या नहीं? ओके, इस चैप्टर में हमें इससे रिलेटेड चीज़ें ही पढ़नी है। सो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं। ओके, सो सबसे पहले ये जानने के लिए कि मैटर प्योर है या नहीं, हमें क्या पता करना पड़ेगा कि एक्चुअल में प्योरिटी का मीनिंग क्या होता है। एक कॉमन पर्सन के लिए प्योर चीज़ का मतलब क्या है? हम बोलते हैं कि ये चीज़ प्योर है, तो हम किस बेसिस पे उसको प्योर बोल रहे हैं? ओके, ये क्वेश्चन आना चाहिए पहले हमारे माइंड में। सो यदि मैं एक कॉमन पर्सन की बात करती हूँ, लाइक मेरी, या फिर मैं आपकी बात करूँ, तो आप आपका आंसर दे और मैं मेरे अकॉर्डिंग बताऊँ, तो मेरे अकॉर्डिंग प्योर चीज़ का मतलब है कि उसमें किसी चीज़ की कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। सपोज एक एग्जाम्पल से मैंने कहा मेरे पास प्योर मिल्क है, तो उस प्योर मिल्क से मेरा मतलब क्या है कि जो मेरे पास मिल्क है उसके अंदर अदर किसी भी चीज़ की कोई मिलावट नहीं है, वो बिल्कुल शुद्ध है। इसका मतलब हुआ, दैट्स मीन मेरे अकॉर्डिंग प्योर चीज़ क्या हो गई, आपके या मेरे अकॉर्डिंग, कि उसमें किसी भी तरह की कोई अडल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। दैट्स मीन नो अडल्ट्रेशन। ठीक है, यदि उसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं है तो वो चीज़ आपकी क्या हो जाएगी? प्योर हो जाएगी। बट क्या साइंटिस्ट के सिनेरियो से हम देखें तो वो चीज़ प्योर होगी या नहीं? तो साइंटिस्ट के नज़रिए से देखा जाए तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जितनी भी चीज़ें बनी हुई है वो सब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस के मिक्सचर से बनी हुई होती है। इसका मतलब तो कोई भी चीज़ प्योर नहीं हो सकती। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट कोई भी चीज़ प्योर नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो सबका मिक्सचर होती है। और हमारे सिनेरियो में किसी भी चीज़ का कोई मिलावट नहीं हो, वो चीज़ क्या होती है? प्योर होती है। अब यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन उठता है, तो फिर साइंटिस्ट के नज़र में हम प्योर चीज़ किसको बोल सकते हैं? ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट यदि हम बात करते हैं तो आपकी प्योर चीज़ वो होती है जिसके अंदर ऐसे सब्सटेंस जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। क्या बोल रही हूँ? कोई भी सब्सटेंस से वो चीज़ बनी हुई है, उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ठीक है, सारे पार्टिकल सेम होने चाहिए, उनका नेचर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यदि ये चीज़ है तो वो चीज़ आपकी क्या है? प्योर है, वरना वो प्योर नहीं है। तो क्या हमें प्योर का मतलब समझ में आया क्या होता है? मैटर हम ऑलरेडी जानते हैं, तो अब इजी हो जाता है हमें प्योर डिस्टिंक्ट करना कि हमारे आसपास जो चीज़ें हैं वो प्योर है या नहीं है। तो क्या ये चीज़ क्लियर हुई सबको? देखते हैं क्या है। इंट्रोडक्शन। How do we judge whether milk, ghee, butter, salt, spices, mineral water or juice that we buy from the market are pure? ठीक है, For a common person, pure means having no adulteration. Just अभी मैंने आपको ये चीज़ बताई. But for a scientist, all these things are actually mixture of different substances and hence not pure. किसी न किसी चीज़ का मिक्सचर होती है, इसका मतलब वो प्योर नहीं है। तो आगे देखो, फॉर एग्जाम्पल मिल्क इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन, etc. जस्ट अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया कि मैंने कहा मेरे पास प्योर मिल्क है, इसका मतलब क्या बोलना चाह रही हूँ मैं कि उसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं है। बट एक्चुअल में हम देखते हैं तो मिल्क वाटर, फैट, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सब के मिक्सचर से बना हुआ होता है।
इसका मतलब अपने वाटर के मॉलिक्यूल्स, वाटर के पार्टिकल्स इसके अंदर होंगे, फैट के पार्टिकल्स, एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे, कार्बोहाइड्रेट के होंगे, ये सब होते हैं वो नेचर में एक दूसरे से अलग होते हैं, सेम नहीं होते। इसका मतलब मिल्क क्या हो गया, हमारी नज़र में तो वो प्योर था बट एक्चुअल में वो क्या है, प्योर नहीं है। ओके, तो फिर साइंटिस्ट के नज़रिए से व्हेन ए साइंटिस्ट सेज दैट समथिंग इज प्योर, it means that all the constituent particles of that substance are the same in their chemical nature। समझ आया? A pure substance consists of a single type of particle। एक प्योर सब्सटेंस सिंगल टाइप के पार्टिकल्स को ही कंटेन करके रखता है। ओके, फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, आपके पास में गोल्ड है, सपोज हमारे पास में इतना गोल्ड का एक टुकड़ा है, तो इसके अंदर जितने भी है सब के सब गोल्ड के एटम हैं, इसमें कोई भी डिफरेंट एटम नहीं है, गोल्ड के ही सारे एटम है, तो वो आइडेंटिकल होंगे, सेम तरह के पार्टिकल से मिलकर बने हुए होंगे, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, प्योर की कैटेगरी में रख सकते हैं। ओके, देखो, इन अदर वर्ड्स ए सब्सटेंस इज ए प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर, वही बात आ गई। As we look around, we can see that the most of the matter around us exists as mixture of two or more pure components। हमारे आसपास जितना भी मैटर है वो मिक्सचर से बना हुआ होता है, टू या टू से ज़्यादा कंपोनेंट्स का, लेकिन हो सकता है कि वो प्योर कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ हो, तो हम उसको प्योर की कैटेगरी में रख सकते हैं। एग्जाम्पल्स, सी, वाटर, मिनरल, सोइल, ऑल आर मिक्सचर्स। ये सब के सब किसी न किसी चीज़ के मिक्सचर से ही बनती है, सिंगल टाइप के पार्टिकल से मिलकर नहीं बन सकती है। ओके, तो क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? चलो अब आगे चलते हैं और हम देखते हैं प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं या फिर सब्सटेंस क्या होते हैं। जनरली यदि हम बात करें सब्सटेंस के बारे में, तो सब्सटेंस होते हैं ऐसा मैटर, ठीक है, जिसको हम अनदर मैटर में किसी भी फिजिकल प्रोसेस से चेंज नहीं कर सकते हैं। सपोज ये कोई आपका फर्स्ट मैटर है, ये सेकंड मैटर है, तो आप इस मैटर को इस सेकंड मैटर में किसी भी फिजिकल प्रोसेस से चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। दिस काइंड ऑफ मैटर्स आर कॉल्ड सब्सटेंसेस, ठीक है। ऐसे मैटर को हम क्या बोलते हैं, सब्सटेंस बोलते हैं। और प्योर सब्सटेंस होते हैं वो सिंगल टाइप के, सिंगल काइंड ऑफ एलिमेंट्स या फिर बोल सकते हो सेम काइंड ऑफ एलिमेंट से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। क्या हम लोगों को समझ में आया सब्सटेंस क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, शुगर पार्टिकल्स हो गए, ठीक है, शुगर की, जनरली शुगर की बात कर लो या शुगर पार्टिकल्स की बात कर लो, तो आपको पता है शुगर है, शुगर क्रिस्टल्स होंगे उसके अंदर, ये सारे के सारे क्रिस्टल सेम है, आइडेंटिकल है, हम इनको प्योर सब्सटेंस मान सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे के सारे शुगर के ही एलिमेंट्स है, शुगर के ही पार्टिकल्स है, कोई दूसरा सब्सटेंस इसके अंदर नहीं है, इसलिए हम इसको प्योर सब्सटेंस बोल सकते हैं, क्योंकि ये सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट ले लो, सपोज मैंने ले लिया आयरन, Fe, आयरन का कोई टुकड़ा लिया आपने और इसको पूछा गया कि ये प्योर सब्सटेंस है या नहीं, आप इसको प्योर सब्सटेंस मानते हो या नहीं, तो आपका क्या आंसर होना चाहिए, ये प्योर सब्सटेंस है। इसका रीजन क्या हो सकता है, क्योंकि आयरन के टुकड़े में आपके जितने भी ये आयरन का जो टुकड़ा है उसके अंदर आयरन के ही एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, आयरन के ही एटम्स, कोई डिफरेंट एटम्स नहीं आ सकते हैं। जब ये आयरन के ही एटम्स हैं तो सिंपल सी बात है, ये सेम काइंड के हैं, आयरन और दूसरा आयरन सेम ही होगा, उसके एटम्स तो सेम ही होंगे, डिफरेंट तो नहीं हो सकते हैं ना, तो हम इसको किसकी कैटेगरी में रख सकते हैं, प्योर सब्सटेंस की, क्योंकि आयरन का कोई भी टुकड़ा ले लो या फिर कुछ भी ले लो आयरन की चीज़, वो सेम टाइप ऑफ एटम से ही मिलकर बनी हुई होती है आयरन के, ठीक है, इसलिए हम एलिमेंट्स को भी प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में रखते हैं। क्या समझ आया, क्लियर है यहाँ तक सबको? चलो देखो क्या बोल रहा है, सब्सटेंस, ए सब्सटेंस इज ए काइंड ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। ए प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल शुगर, सोडियम क्लोराइड, जस्ट अभी मैंने समझाया ये। अब अपन बात करते हैं मिक्सचर की, ठीक है। मिक्सचर क्या होता है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो टू से ज़्यादा, टू और मोर, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस के टुगेदर से, मिक्सिंग से बनता है, मिलकर बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बात करी, सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं लूँ एयर का, ठीक है।
एयर होती है वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ठीक है। इसके अलावा यदि बात की जाए CH4, इन सब गैसेस का मिक्सचर होती है किसी न किसी प्रपोर्शन में। ज़रूरी नहीं है कि प्रपोर्शन फिक्स्ड हो या फिर हमारा फिक्स प्रपोर्शन दे दिया हो कि 50-50% होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यदि हम मिक्सचर की बात करते हैं तो आपका मिक्सचर वो होता है ऐसा सब्सटेंस जो 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस के मिक्सचर से, ठीक है, मिलने से बना हुआ हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। और वो किसी भी प्रपोर्शन में मिक्स हो सकते हैं, किसी का ज़्यादा प्रपोर्शन हो सकता है किसी सब्सटेंस का, किसी का कम हो सकता है, दोनों इक्वल प्रपोर्शन में हो सकते हैं, लेकिन उनके मिक्सिंग से जो सब्सटेंस बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। एग्जाम्पल समझ में आया, एयर इज ए मिक्सचर। एयर क्या होती है, एक मिक्सचर है। क्यों मिक्सचर है हमें पता है, क्योंकि ये इतनी सारी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, मीथेन गैस, वाटर वेपर, इन सब के किसी न किसी प्रपोर्शन के मिक्स होने से किसका फॉर्मेशन होता है, एयर का, इसलिए वो क्या है, मिक्सचर है। समझ में आया मिक्सचर क्या है। चलो देखो, व्हाट इज मिक्सचर। इट इज ए सब्सटेंस इन विच 2 more substances are simply mixed together in any proportion. Example, the air is a mixture of oxygen, nitrogen, carbon dioxide and water vapor. तो क्या यहाँ तक सबको क्लियर है। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर्स के 2 टाइप्स होते हैं जो आपको स्क्रीन पर विजिबल है, होमोजीनियस मिक्सचर और हिट्रोजीनियस मिक्सचर। अब ये होमो और हिट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, इनको हम समझते हैं एक एक एग्जाम्पल से। ओके, चलो मैंने लिए 2 ग्लास ऑफ वाटर। ओके, 2 ग्लास ऑफ वाटर है, वाटर फिल कर देते हैं इसके अंदर, नहीं तो ये सिर्फ ग्लास रह जाएगा, ग्लास ऑफ वाटर कैसे बोलेंगे हम इसे। ओके, चलो इसमें फिल किया हमने वाटर, आपके पास 1 ये, सेकेंड ये। ओके, फर्स्ट क्लास में आपको मिक्स करना है शुगर। क्या मिक्स करेंगे फर्स्ट क्लास में, शुगर मिक्स करना है। सेकेंड में मिक्स करना है सैंड। ये जो भी एक्टिविटी, जो भी मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ वो हम आसानी से घर पे भी करके देख सकते हैं। ग्लास ऑफ वाटर हमारे पास में है, सैंड हमें बाहर से मिल सकती है, शुगर हमारे घर में इजीली अवेलेबल होती है। हमें क्या करना है, फर्स्ट वाले ग्लास में शुगर डालनी है, उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है जब तक कि शुगर पूरी की तरह उसमें घुल नहीं जाती अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आप उसको देखोगे तो आपको क्या लगेगा, आपको कहीं भी शुगर के पार्टिकल्स नजर आएंगे अच्छे से घुलने के बाद, मिक्स होने के बाद में। यदि हम ये एक्टिविटी करके देखते हैं तो आपको कहीं भी शुगर के पार्टिकल्स है वो नजर नहीं आएंगे, यदि आप अच्छे से उसको मिक्स करके उसका सॉल्यूशन बना लेते हो। कोई भी सेपरेशन बाउंड्री आपको नहीं दिखती है। क्या शुगर को मिक्स करने के बाद में आप इस ग्लास में से कोई भी ऐसी बाउंड्री लगा सकते हो कि ये बाउंड्री है जहां से हम शुगर और वाटर दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। क्या ऐसा कभी देखा है आपने, नहीं होता है ना। मतलब ये आपका किसकी कैटेगरी में आ जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर की कैटेगरी में आ जाता है। ऐसा क्यों, जस्ट अभी मैंने बताया, क्योंकि इसके अंदर कोई भी सेपरेशन बाउंड्री नहीं होती है। सेपरेशन बाउंड्री नहीं है, आप इसको डिस्टिंग नहीं कर सकते। पूरे ग्लास ऑफ वाटर के अंदर शुगर को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि ये पूरी यूनिफॉर्म वाटर की तरह नजर आता है, कहीं भी कोई भी पार्टिकल्स या कोई भी ऐसी बाउंड्री नहीं है जहां से आप उनको सेपरेट कर सकते हैं। अब यदि वही मैं बात करूं अपने सेकंड ग्लास ऑफ वाटर की, इसमें मैंने सैंड डाली, ठीक है, अब मैंने इसको स्टायर किया, अच्छे से सॉल्यूशन बना दिया, लेकिन जब आप देखोगे तो आपको नजर आएगा कि जो आपका ये ग्लास ऑफ वाटर है इसके अंदर आपकी जो ये सैंड आपने डाली थी वो नीचे जाके इकट्ठी हो जाती है इस तरीके से। क्या सबको नजर आ रही है, इस तरीके से नीचे जाके इकट्ठी हो जाती है। अब ये जो नीचे जाके इकट्ठी हुई है उसको, और ये आपका जो वाटर है उसकी आपको आसानी से सेपरेशन बाउंड्री नजर आती है कि ये इतनी दूर में यदि नहीं है, आइडिया नहीं लगा पा रहे, आप सपोज नहीं कर पा रहे, इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी मिट्टी लानी है और अपने ग्लास ऑफ वाटर लेना है घर में और उसको डाल के देखना है। आप हिला के उसको 2 मिनट के लिए छोड़ दो, वो जो भी मिट्टी थी वो पूरी की पूरी नीचे जाके बैठ जाती है ग्लास में, और आपको अलग से उसकी सेपरेशन बाउंड्री नजर आती है कि ये इतनी मिट्टी है और उसके ऊपर आपका क्या है, वाटर है। ओके, तो इसमें सेपरेशन बाउंड्री दिख रही है। थ्रू आउट द मास ये यूनिफॉर्म नहीं है पूरा वाटर, कि आप नहीं डिस्टिंग कर पाओ कि कहाँ आपकी सैंड है और कहाँ आपका वाटर है।
आपको अच्छे से पता है सेंड नीचे जा चुकी है। यदि आप ऊपर से हल्का हल्का वाटर निकाल लेते हो पूरा धीरे धीरे, तो आप उस सेंड को और वाटर को भी अलग कर सकते हो। ठीक है, तो सेपरेशन बाउंड्री आ गई ना, डिस्टिंक्ट बाउंड्री आ गई। तो इस वजह से इसको हम किसकी कैटेगरी में रखते हैं? हिट्रोजीनस मिक्सचर की कैटेगरी में रखते हैं। तो क्या इन एग्जाम्पल से हमें होमोजीनस मिक्सचर और हिट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में समझ में आया क्या होते हैं? ओके, चलो अब देखते हैं इनसे रिलेटेड क्या लिखे हुआ है। देखो, होमोजीनियस मिक्सचर, these type of mixture do not have visible boundaries of separation between the various constituents. Example, sugar in water, it has a uniform composition throughout its mass. यही बताया मैंने। देखो अब ये क्या है, आपको डायग्राम नजर आ रहा है, यहाँ पे शुगर है, वाटर है। देखो थ्रू आउट द मास यूनिफॉर्म कंपोजिशन आपको नजर आएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, चलो इसी तरीके से हिट्रोजीनियस मिक्सचर हम समझ तो चुके ही है, हमें सिर्फ क्या करना है, क्या लिखे हुआ है वो हम देख रहे हैं, रीड कर रहे हैं। हिट्रोजीनियस मिक्सचर, these type of mixture have visible boundaries of separation between the various constituents. Example, mixture of water and sand, it does not have a uniform composition throughout its mass. देखो मैंने अभी आपको जस्ट पीछे एग्जाम्पल देके समझाया था, ये आपको साफ साफ नजर आ रही होगी। ठीक है, जो सैंड है वो नीचे जाके बैठ चुकी है और हमें वाटर और इसकी डिस्टिंक्ट बाउंड्री इजीली नजर आ रही है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? हिट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, क्या यहाँ तक सबको क्लियर? अब हमने मिक्सचर क्या होता है वो देख लिया, टाइप्स ऑफ मिक्सचर देख लिए हैं। अब हम आगे मूव करेंगे और पढ़ेंगे सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन क्या होता है? ओके, देखते हैं। देखो, आपका कोई भी सॉल्यूशन की यदि हम बात करें तो सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू और मोर सब्सटेंस का। दो या दो से सब्सटेंस को यदि हम मिक्स कर दें और उसका होमोजीनियस मिक्सचर बन गया, तो वो आपका क्या है? सॉल्यूशन की कैटेगरी में आता है। समझ आया सॉल्यूशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, शुगर सॉल्यूशन हो गया, जस्ट अभी देखा हमने। ठीक है, क्योंकि शुगर सॉल्यूशन आपका क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। इसके अलावा क्या हो सकता है? सोडा वाटर हो गया, नींबू पानी हो गया। नींबू पानी का एग्जाम्पल हम सब देखते हैं, हमने कई ना कई बार घर पे बनाई भी होगी। ओके, तो नींबू पानी जब बनाते हैं हमें पता है कि वो होमोजीनस मिक्सचर बनाता है। क्यों? क्योंकि उसके जितने भी सब्सटेंसेज है वो आराम से अच्छे से घुल जाते हैं, उनमें कोई सेपरेशन बाउंड्री नजर नहीं आती है, और वो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है। इसलिए हम नींबू पानी को किसकी कैटेगरी में रखते हैं? सॉल्यूशन की कैटेगरी में। तो क्या हमें क्लियर है सॉल्यूशन क्या होता है? चलो, अब आपका कोई भी सॉल्यूशन है उसके टू पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं सॉल्यूशन के? टू। एक पार्ट होता है सोल्यूट और दूसरा पार्ट होता है सॉल्वेंट। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है। सोल्यूट पार्ट वो होता है जो डिसोल्व होता है सॉल्वेंट के अंदर। जो पार्ट डिसोल्व होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सोल्यूट। फॉर एग्जाम्पल हम शुगर सॉल्यूशन की बात करें, एग्जाम्पल से हमें अच्छे से समझ आएगा। शुगर सॉल्यूशन की मैं बात करूँ, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? वाटर के अंदर हम क्या मिक्स करते हैं? शुगर के क्रिस्टल मिक्स करते हैं, यही होता है। तो डिसोल्व क्या हुआ है? शुगर क्रिस्टल डिसोल्व हो रहा है, किसमें? वाटर में। तो हमने क्या बोला? सोल्यूट वो पार्ट होता है जो डिसोल्व हो। तो डिसोल्व क्या हुआ इसमें? शुगर डिसोल्व हुई, तो सोल्यूट आपका क्या हो गया? शुगर हो गया। और सॉल्वेंट वो होता है जिसमें कोई पार्ट डिसोल्व हो। समझ आ रहा है? सॉल्वेंट वो होता है जिसमें कोई पार्ट डिसोल्व हो। हमारी शुगर किसके अंदर डिसोल्व हुई? वाटर के अंदर। तो वाटर क्या हो गया? आपका सॉल्वेंट हो गया। क्या हमें समझ में आया सॉल्यूशन के जो दो पार्ट्स होते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट वो क्या होते हैं? इस पे बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कोई भी सॉल्यूशन का एग्जांपल देके कि इसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या है। तो आपको यदि सोल्यूट और सॉल्वेंट अच्छे से पता है कि क्या है तो आप पहचान जाओगे उसके अंदर। ओके, जनरली हम ऐसे भी पता करते हैं कि जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है, ठीक है, जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है उसको जनरली क्या बोला जाता है? सॉल्वेंट जनरली बोला जाता है। हर केस में ऐसा नहीं होगा कि जिसका अमाउंट ज़्यादा है वो क्या है? सॉल्वेंट है। इसलिए आपको पता होना चाहिए जो चीज़ डिसोल्व होती है वो सोल्यूट है, और जिसमें डिसोल्व हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। क्या क्लियर है यहाँ तक सबको? चलो देखते हैं, पढ़ते हैं सॉल्यूशन।
ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। एग्जाम्पल क्या हो गए इसके, नींबू पानी, सोडा वाटर, शुगर सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन इज ए सॉल्वेंट एंड ए सोल्यूट एज इट्स कंपोनेंट। ठीक है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दे डिजोल्व द अदर कंपोनेंट इन इट्स कॉल्ड द सॉल्वेंट। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिजोल्व इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड द सोल्यूट। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, सॉल्यूशन है कितने पार्ट्स है, सोल्यूट, सॉल्वेंट। हम ऑलरेडी समझ के आ चुके हैं, जस्ट एग्जाम्पल जो मैंने बताया वही है। आपके पास में यहाँ ग्लास ऑफ वाटर है, इसमें शुगर है, वाटर है। शुगर आपका सोल्यूट है, बिकॉज हमें पता है कि शुगर है वो डिजोल्व हो रही है। जो पार्ट डिजोल्व होता है वो क्या होता है, सोल्यूट होता है, और जिसमें डिजोल्व होना है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। तो क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई भी डाउट यहाँ सॉल्यूशन वाले पोर्शन में? चलो अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। जनरली फर्स्ट यदि हम बात करें तो सॉल्यूशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हो गई, वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है सॉल्यूशन। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी की यदि हम बात करें तो जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है, वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, काफी स्मॉल पार्टिकल होते हैं। 1 नैनोमीटर उनकी साइज होती है। कितनी? 1 नैनोमीटर क्या होती है, साइज होती है। यदि हम इसको मीटर में चेंज करें तो 10⁻⁹ मीटर में चेंज हो जाएगा। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं 10⁻⁻⁹ मीटर कितना छोटा अमाउंट है। इतने छोटे होते हैं पार्टिकल्स की उनको हम नेक्ड आइज से देख भी नहीं सकते। कोई ना कोई आपको इक्विपमेंट चाहिए उनको देखने के लिए, तभी आप पार्टिकल्स देख पाएंगे सॉल्यूशन में, वरना नहीं देख पाएंगे। एग्जाम्पल ही देख लें हम, यदि बात करें शुगर सॉल्यूशन की, तो शुगर को हमने किस में डिजोल्व किया, पीछे वाली स्लाइड में देखो। आपको क्या इस ग्लास ऑफ वाटर में कोई भी शुगर का पार्टिकल नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा। तो क्या हम नेक्ड आइज से देख पा रहे? नहीं। लेकिन इसके अंदर शुगर के पार्टिकल्स है, क्योंकि देखो हमने इसमें शुगर को क्या किया था, डिजोल्व किया। ओके, बस वही बात है, इसलिए हम पार्टिकल्स को नहीं देख पाते, क्योंकि उनकी साइज क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है। ओके, आगे यदि हम बात करें तो यदि आपके पास कोई सॉल्यूशन है, उसके अंदर बीम ऑफ लाइट को पास करते हो, सपोज टॉर्च जलाई और लाइट पास की, तो जब आप टॉर्च जला के लाइट पास करते हो तो क्या होता है, इसका पाथ होता है वो सॉल्यूशन में नजर नहीं आता, इस तरीके से निकल जाता है। मतलब ये लाइट को स्कैटर नहीं करता, फैलाता नहीं है सॉल्यूशन में, क्योंकि पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो सीधी आपकी जो लाइट से यदि आप पास करोगे किसी भी सॉल्यूशन में तो निकल जाएगी। ठीक है, सीधी निकल गई और उसका पाथ भी शो नहीं होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्यों नहीं होता है, साइज होती है पार्टिकल्स की वो बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी होती है, इसलिए ना तो वो टकराते हैं, ना उसको स्कैटर करेंगे लाइट को, और सीधा निकल जाएंगे और उनका पाथ भी विजिबल नहीं होगा। समझ में आया? चलो ये क्या हो गई, अपनी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, हम जो भी पार्टिकल्स है उनको फिल्टर नहीं कर सकते। जस्ट मैं बताती आ रही हूँ, पार्टिकल की साइज बहुत छोटी होती है, हम उन्हें देख नहीं पाते। अभी जस्ट पीछे वाली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया कि शुगर के पार्टिकल्स हमें नजर नहीं आते सॉल्यूशन बनने के बाद में, तो आप उनको अलग भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो डिजोल्व हो चुके हैं किसमें, वाटर के अंदर, तो वो पार्टिकल्स फिल्टर नहीं किए जा सकते। ओके, देखो क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, समझ हमने लिया है, सिर्फ रीड करना है क्या लिखे हुआ है। ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, द पार्टिकल ऑफ ए सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 nanometer in diameter, so they cannot be seen by naked eyes. Because of very small particle size, they do not scatter a beam of light passing through the solution, so the path of light is not visible in a solution. जैसे मैंने बताया आपको, ये वही चीज है। ओके, the solute particles cannot be separated from the mixture by the process of filtration. क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो डिजोल्व हो जाते हैं, पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। The solute particles do not settle down when left undistributed, that is a solution is stable. सॉल्यूशन स्टेबल होता है क्योंकि सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे जाके बैठते नहीं है, क्योंकि सिंपल सी बात है, वो पार्टिकल्स हम ऑलरेडी डिजोल्व हो चुके होते हैं। एक दो पार्टिकल जो डिजोल्व नहीं होते हैं वो भी थोड़ी देर में अपने आप क्या हो जाते हैं, उसके अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। पार्टिकल्स की साइज इतनी छोटी होती है तो सेटल डाउन नहीं होते हैं, इसलिए आपका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, बहुत स्टेबल होता है। ओके,
क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? तो ये हमने क्या पढ़ा, सॉल्यूशन पढ़ा और प्रॉपर्टीज देखी सॉल्यूशन की। ओके, अब हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं जो हमने अभी तक पढ़ लिया उसके बेसिस पे हमें क्या करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या है क्वेश्चन फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर प्योर सब्सटेंस। हम समझ के आ रहे हैं प्योर सब्सटेंस किसको बोलते हैं, क्या होते हैं। तो प्योर सब्सटेंस के लिए आपको 4 स्टेटमेंट गिवन है, उसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रूथ है, ट्रू है, वो हमें बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करने के लिए सबसे पहले क्या करो, क्वेश्चन को पढ़ो, फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, एक एक स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, उसको देखना है कि वो ट्रू है या नहीं है। ट्रू है तो हमें उसे साइड में मेंशन करते हुए चलना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, ट्रू स्टेटमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, समझ में आई सबको? स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, प्योर सब्सटेंस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। ट्रू है या नहीं? बिल्कुल ट्रू है। फर्स्ट वाला क्या है, ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि हमें पता है प्योर सब्सटेंस सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। एग्जाम्पल मैंने बताया था, आयरन का एग्जाम्पल लिया था, गोल्ड का एग्जाम्पल लिया था, वो सब क्या है, सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, इसलिए प्योर सब्सटेंस है। तो बिल्कुल ट्रू बात हो गई। सेकंड देखो, प्योर सब्सटेंस में बी कंपाउंड और मिक्सचर। बिल्कुल नहीं, कंपाउंड में भी हो सकता है, आपके कंपाउंड सेम एलिमेंट से मिलकर बने हुए हो तो वो प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आ सकता है, बट मिक्सचर तो कभी भी प्योर सब्सटेंस नहीं हो सकता। हमने देखा था कि यदि दो या दो चीज़ से मिलकर कोई मिक्सचर बन रहा है तो वो प्योर सब्सटेंस हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या आ जाते हैं, पार्टिकल्स आ जाते हैं, तो वो प्योर की कैटेगरी में नहीं आता। इसका मतलब ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। थर्ड देखो, प्योर सब्सटेंस हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। बिल्कुल सही बात है, प्योर सब्सटेंस सेम काइंड ऑफ एलिमेंट से मिलकर बने होंगे तो उनका कंपोजिशन थ्रू आउट द एलिमेंट, जो भी पार्टिकल्स है, जो भी आपके पास में सब्सटेंस है, सेम होने वाला है, क्योंकि उनमें पार्टिकल्स ही सेम है, तो कंपोजिशन सेम ही होगा, चेंज कहाँ से हो जाएगा। समझ में आई? तो आपका थर्ड भी क्या है, बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो फोर्थ अब रॉन्ग अपने आप होने वाला है। प्योर सब्सटेंसेस कैन बी एक्सम्प्लीफाइड बाय ऑल एलिमेंट्स अदर देन निकल। गलत है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, बिकॉज क्योंकि जो प्योर सब्सटेंस होता है वो निकल से एक्सम्प्लीफाइड हो सकता है, क्योंकि निकल एक एलिमेंट है। अदर एलिमेंट्स का हम ये ऑल अदर एलिमेंट्स बोल रहे हैं, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि आपके जो सारे एलिमेंट्स हो वो प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आए। ओके, इसलिए निकल से तो हो सकता है, लेकिन ऑल अदर एलिमेंट जो हो उसका कोई नेसेसरी नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि इसने निकल की जगह ऑल अदर एलिमेंट का नाम लिया है। ओके, तो कितना सही है, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट प्योर सब्सटेंस की रिलेटेड सही है हमारा। देखो अब ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है, फर्स्ट एंड थर्ड आपके ए में ही है, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, तो हमने जो पढ़ा उसके बेसिस पे इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। समझ आया अप्रोच किस तरीके से होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने की। चलो नेक्स्ट चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस इन नेचर। अब हमें पता है होमोजीनियस कौन सा होता है, जिसकी कोई सेपरेशन बाउंड्री नहीं होनी चाहिए, थ्रू आउट कंपोजिशन, उसका मास का कंपोजिशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पढ़ते हैं फर्स्ट ऑप्शन आइस, तो बिल्कुल सही है, आइस आपका होमोजीनियस नेचर की कैटेगरी में आता है। रीजन, क्योंकि आइस होती है वो थ्रू आउट इसका कंपोजिशन सेम होता है। सबको पता है इसके अंदर वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल्स, और वो वाटर के मॉलिक्यूल्स ही पूरी आइस को बनाते हैं। आप इस आइस को यहाँ से ब्रेक करेंगे, इसमें भी वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, इधर से ब्रेक करेंगे, इसमें भी वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, इधर से ब्रेक करेंगे, इसमें भी वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो थ्रू आउट द मास इसका कंपोजिशन सब में क्या मिल रहा है, वाटर ही मिल रहा है। वाटर के कंपोजिशन से मिलकर, वाटर से मिलकर ही ये आइस बनी है। ठीक है, तो सब जगह आइस ही वाटर मिल रहा है, तो सिंपल सी बात है इसका कंपोजिशन सेम है, कोई सेपरेशन बाउंड्री नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। समझ में आया आइस। वही बात करें वुड की, तो आपका वुड होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होता है। रीज़न, आपके पास में सपोज इतनी बड़ी वुड है, आप यदि वुड को कट करोगे तो हो सकता है उसके एक पार्ट में किसी चीज़ की अमाउंट ज़्यादा हो तो दूसरे पार्ट में किसी चीज़ का अमाउंट कम हो, क्योंकि जो वुड होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपोजिशन से, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस से मिलकर बनती है।
तो उनका थ्रू आउट कंपोजिशन सेम होना जरूरी नहीं है, हो सकता है एक जगह सेम हो तो दूसरी जगह डिफरेंट आए, क्योंकि वो डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती है। ओके, वाटर भी होता है और भी बहुत सारी चीजें होती है वुड के अंदर, तो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर ये नहीं बनती, या फिर एक ही तरीके के मॉलिक्यूल से मिलकर नहीं बनी होती है, इसलिए इनका थ्रू आउट कंपोजिशन भी डिफरेंट हो सकता है। तो ये किसकी कैटेगरी में आती है? हिट्रोजीनियस मिक्सचर की कैटेगरी में आती है। वहीं सोइल का भी सेम ही पार्ट हो गया, सेम ही बात हो गई। सोइल भी डिफरेंट सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है, तो इसका थ्रू आउट कंपोजिशन सेम नहीं होता है। तो सिंपल सी बात है, ये भी किसकी कैटेगरी में आएगी? हिट्रोजीनस मिक्सचर की कैटेगरी में आएगी। एयर आपका क्या होता है? होमोजीनस मिक्सचर होता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि एयर भी तो डिफरेंट गैसेस से मिलकर बनी हुई होती है, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर में कैसे आ गई? इसका रीज़न देखो, वी नो एयर होती है ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, वाटर वेपर हो गई, इन सब के कंपोजिशन के, इन सब के मिक्सचर से मिलकर क्या बनती है? एयर का फॉर्मेशन होता है। बट इनका थ्रू आउट कंपोजिशन क्या होता है? सेम होता है, क्योंकि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो मिक्स होके एयर को बना रही हैं, वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन, फिक्स्ड कंपोजिशन में मिलकर बनाती है, ठीक है, जिसकी वजह से आप यदि देखते हैं तो कोई भी सेपरेशन और विजिबल बाउंड्री आपको नजर नहीं आती है, क्योंकि इनका जो प्रपोर्शन होता है, जो कंपोजिशन होता है, वो फिक्स्ड हो जाता है मिक्स होने का। तब फिक्स्ड कंपोजिशन से मिक्स होती है तो इन एयर का क्या फॉर्मेशन, एयर जिसका फॉर्मेशन करती है, तो क्या हो जाता है? ये होमोजीनियस मिक्सचर की कैटेगरी में आ जाती है। समझ आया यहाँ तक सबको? चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइस और एयर, मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ। कहाँ है फर्स्ट एंड फोर्थ? सी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए वाटर शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब वाटर के अंदर शुगर सॉल्यूशन मिलाया है और आपको पूछ रहा है कौन सा सोल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। अभी हम देख के आ रहे हैं शुगर सॉल्यूशन के अंदर जो डिजोल्व होगा वो सोल्यूट, जिसमें डिजोल्व होगा वो सॉल्वेंट, ठीक है। तो डिजोल्व कौन हो रहा है? सिंपल सी बात है, शुगर, तो ये आपकी क्या हो गई? सोल्यूट। और वाटर क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। देखो कौन सा स्टेटमेंट है ऐसा? वाटर इज सोल्यूट एंड शुगर इज सॉल्वेंट। रॉन्ग। शुगर सोल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है। वाटर इज सॉल्वेंट एंड शुगर इज सोल्यूट, इट इज राइट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। समझ आया? कोई दिक्कत? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके क्या पूछे जा सकते हैं? एग्जाम में पूछे जा सकते हैं यदि एमसीक्यू आते हैं तो। ओके, देखो आगे चलो, एक लास्ट क्वेश्चन है अपना, इन ए टिंक्चर ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। हमारे पास में क्या है? टिंक्चर ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन है। इसके अंदर क्या होता है? आयोडीन सॉल्यूशन क्या होता है? वो एल्कोहल के अंदर बनता है। एल्कोहल के अंदर यदि अपन आयोडीन मिक्स करके उसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसको हम टिंक्चर सॉल्यूशन बोलते हैं या फिर आयोडीन सॉल्यूशन बोलते हैं। इसका मतलब एल्कोहल के अंदर हम किसको मिक्स कर रहे हैं? आयोडीन को। आयोडीन किस में डिसोल्व हो रहा है? एल्कोहल में। तो एल्कोहल आपका किसकी कैटेगरी में आया? सॉल्वेंट, क्योंकि इसमें कोई पार्ट डिसोल्व हो रहा है। और कौन सा डिसोल्व हो रहा है? आयोडीन। तो आयोडीन आपका क्या हो जाएगा? सोल्यूट। समझ में आया? चलो, तो अब स्टेटमेंट देख लो कौन सा सही होगा। आयोडीन इज सोल्यूट एंड एल्कोहल इज सोल्वेंट। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो आपका आंसर आ जाएगा ए, ठीक है। क्या हो जाएगा? ए आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस क्या किए जा सकते हैं? एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया आज के वीडियो लेक्चर में? हमने क्या पढ़ा? प्योर सब्सटेंस क्या होता है, ठीक है, मिक्सचर क्या होता है, उसके अलावा सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन हमने देखी। इनको अच्छे से पढ़ने के बाद में इन्हीं के बेस पे हमने 3-4 क्वेश्चन किए, जिससे हमें आइडिया लगा कि क्वेश्चन किस टाइप के हो सकते हैं, किस तरीके से हम क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। तो क्या यहाँ तक सभी स्टूडेंट को सब कुछ समझ आ गया है? किसी भी स्टूडेंट को यदि इस पोर्शन में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।